हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने कल आपको बोला था कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की साथ पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, ये बोला था मैंने। तो अभी चलो आज का जो क्वेश्चन है वो 2019 का है। तो पैसेज हम देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो मैंने एक टेलीग्राम पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया था और यूट्यूब पे मैंने एक रिमाइंडर का क्वेश्चन दिया था, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो। तो उन दोनों क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करते हैं। बहुत आसान होते हैं वो क्वेश्चन, वहाँ पे गलती नहीं करनी है। मैंने नोटिस किया है टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे इन दो क्वेश्चन को, जो ये आप सामने क्वेश्चन जो देख रहे हो ना आपके, हाँ ये दो क्वेश्चन है। ये है 2020 का क्वेश्चन, ये वाला 2020 वाला क्वेश्चन है, और ये है 23 का सिसैट का क्वेश्चन। तो ये रिमाइंडर वाला है और ये है सिलोजिज्म का, ठीक है। जिस प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखना, वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिलोजिज्म में आपको यहाँ पे वेन डायग्राम जो होती है वो प्रॉपर आनी चाहिए। उसका अगर वेन डायग्राम समझ में आई ना तो आप क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दो दे रखी है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो पहले हम क्या करेंगे, कैट्स निकालेंगे, ठीक है। कैट के बाद क्या करेंगे हम, ऑल डॉग्स, ये कैट का है। फिर अब ये रुक जाओ, ग्रीन लेती हूँ, हाँ ये डॉग का है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब पूरी कैट जो है वो डॉग है। इस तरह से ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि ऑल कैट्स आर ब्लैक्स। तो बोल रही है कि ऑल कैट्स जो है वो ब्लैक है बोल रही है। मतलब देखो ये ब्लैक वाला जो सर्कल है वो यहाँ पे एक आ सकता है, पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे एक यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे ब्लैक और कैट का कोई रिलेशनशिप नहीं बताया है यहाँ पे। सॉरी, ब्लैक और डॉग का कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बताया है, कोई रिलेशनशिप कुछ भी नहीं बताया कि ब्लैक के साथ डॉग का रिलेशनशिप। सिर्फ यहाँ पे ब्लैक और कैट का रिलेशनशिप बताया है और कैट और डॉग का रिलेशनशिप बताया है। यहाँ पे डॉग और ब्लैक का रिलेशनशिप नहीं बताया है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, अनदर डायग्राम ऐसे बन सकती है। ये मान लीजिए ये है कैट का सर्कल हमारा, और दूसरा है ये जो है हमारा डॉग का सर्कल, ठीक है, डॉग का सर्कल। और जो पॉसिबिलिटी है वो दूसरी डायग्राम का पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ब्लैक और डॉग का कोई रिलेशनशिप नहीं बताया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ऐसे भी करोगे तो ये तो स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है कि ऑल कैट्स जो है वो ब्लैक है, हो रही है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देखो ऑल कैट्स ब्लैक है। तो अब देखना हमें कंक्लूजन, मतलब ये पॉसिबली दो डायग्राम बनती है यहाँ पे, तो इससे हम कंक्लूजन देखेंगे। तो कंक्लूजन देखो, यहाँ पे कंक्लूजन यही बोला गया है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल डॉग्स जो डॉग्स है, और देखो ये कंडीशन दोनों भी डायग्राम में फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे तो फुलफिल हो रही है कि ऑल डॉग्स जो है वो ब्लैक है, ठीक है, ऑल डॉग जो है यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे तो फुलफिल हो रही है। लेकिन यहाँ पे हो रही है क्या, ये तो डॉग के अंदर ही ब्लैक का सर्कल आ रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये कंक्लूजन गलत हो जाता है। और अनदर चीज ये होती है कि जब आपको डॉग का और ब्लैक का रिलेशनशिप ही नहीं पता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स है। रिलेशनशिप पता तो होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी दे जाए, आपको रिलेशनशिप ही नहीं पता है, मतलब वो स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, तब जाके आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे डॉग्स और ब्लैक का कोई रिलेशनशिप बताया ही नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है कि सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। क्या ऐसे बोला है क्या, रिलेशनशिप में ये दिखा है कि सम डॉग जो है वो ब्लैक है और सम डॉग जो है वो ब्लैक नहीं है, ऐसा कुछ दिखाया है, कहीं पे भी दिखाया है? कुछ भी नहीं दिखाया है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं बताया इनके बीच में, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन लोगों ने ये स्टेटमेंट को सही किया है, फर्स्ट कंक्लूजन को सही किया है, ऐसे नहीं है। आप इसके रूल्स, मतलब कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये।
और इसका आंसर डी आ जाता है। मतलब ना कंक्लूजन फर्स्ट है सही, ना कंक्लूजन सेकंड सही है। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन वहां पे जो भी दिया है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तो वहां पे ऑप्शन आई थिंक सी दे रखा है, तो आप उसको सही कर सकते हो। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर का। रिमाइंडर का क्वेश्चन जो होता है बहुत आसान होते हैं, मैंने बहुत बार बोला है कि आप एक ही चीज याद करो कि आपको अगर कुछ आता नहीं है ना तो ये 2 की पावर 192 है। ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 192 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 तो लेंगे, 2 लेंगे, और जो ये लास्ट के 2 डिजिट होते हैं 9 और 2, इसको क्या करेंगे 4 से हम भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो कितने रह गए, 12 रह गए। तो फिर पूरा भाग जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना आता है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, ऑलवेज रिमेम्बर कि 0 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। अगर 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है तो कितना आता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो गया, एंड इस यहाँ पे 16 आ जाता है। ठीक है, पूरा इसका स्क्वायर ही 16 आ जाता है। तो यहाँ पे 16 आ जाता है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला है कि बाय डिवाइड बाय 6 से डिवाइड करने के लिए बोला है। तो फिर इस 16 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 12 जाते हैं, 6 2 जा 12 हो रहे हैं ना, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4, डी आ जाता है। बहुत आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। मैं कोई मैथ की टीचर नहीं हूँ, ना मैथ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह प्रिपेयर कर रही हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो अब देखते हैं हम हमारे पैसेज। तो पैसेज में देखो, यहाँ पे पैसेज में 3 पैसेज, और यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, और यहाँ पे 4। ये मैंने सॉल्व किया था तो वो वैसे ही पीडीएफ में आ गया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अजम्पशन के हैं, दोनों भी बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ने नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला ये अजम्पशन के हैं, मैंने बोला अजम्पशन आपके ट्रू होने चाहिए। कहाँ पे, पैसेज में आपको देखने चाहिए, ये सारे अजम्पशन है आपके, है ना, 3 अजम्पशन है। तो ये इनमें से कौन से अजम्पशन, या तीनों करेक्ट है, तो वो पैसेज में हमें प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सट्रीम वर्ड, जैसे जीएस में हम एक्सट्रीम वर्ड्स देखते हैं वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी देखना है। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट होगी ना तो उसको गलत करना है, कि आपको लगता है पढ़ते टाइम कि ये स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकती, चाहे वो पैसेज पढ़ के या नहीं पढ़ के। लेकिन तब ये करना जब आपके पास टाइम नहीं हो। टाइम हो आपके पास तो क्या करना, पूरी तरह से पैसेज पढ़ना। पैसेज पढ़ते टाइम पे देखो पहले क्वेश्चंस आंसर पढ़ने हैं, मतलब क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अजम्पशंस क्या है और ये सही है कि नहीं हम पैसेज में चेक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो ये बोल रहा है कि जो लार्ज स्केल पे सॉइल इरोजन हो रहा है उसका मेजर सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में तेजी से इनसिक्योरिटी आ रही है, किसकी, फूड की इनसिक्योरिटी आ रही है, ये बोल रहा है। ठीक है, पैसेज में देखेंगे, बहुत छोटा पैसेज है, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये तो लार्ज स्केल पे ऐसे, तो ये मुझे एक्सट्रीम लगा तो मैंने गोला मार दिया वहां पे। सॉइल इरोजन इज अ मेनली एंथ्रोपोजेनिक, ये हो सकता है अगर कोई पैसेज भी दे रहा है तो मेनली एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन की एक्टिविटी से ही सिर्फ सॉइल इरोजन होती है क्या, तो ये तो आपको एक्सट्रीम लगता है, तो मैंने मेनली को ऐसे गोला मार दिया और मुझे यही स्टेटमेंट सही लगी, क्योंकि देखो ये बहुत ही सिंपल और मतलब आपको पढ़ते टाइम पे ही लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप सस्टेनेबल मैनेजमेंट सॉइल का करोगे तो वो हेल्प किस में करेगी, क्लाइमेट चेंज में। इसका आपको बेसिक अगर पता होगा तो आप मतलब जीएस में आपने पढ़ा होगा तो ये आसानी से आपको लगेगी कि सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सॉइल का और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सॉइल
जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करती है। कौन से कार्बन डाइऑक्साइड? जो कि ऑर्गेनिक मैटर से जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है तो वो रोकती है सॉइल। कैसे? जो डेड मैटर होता है ऑर्गेनिक वो सॉइल के नीचे दब जाता है, तो इसीलिए सॉइल उसको कंट्रोल करती है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होता है। तो इस तरह से रिलेशन है क्लाइमेट चेंज का और सॉइल का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, तो मैंने सीधा आंसर बिना पढ़ के, पैसेज बिना पढ़ के मैंने बी कर दिया। लेकिन अब हमें पैसेज पढ़ना है। पैसेज बिना पढ़ के एक्यूरेसी आएगी नहीं आएगी ये हम नहीं कह सकते, तो इसीलिए पैसेज पढ़ना है। छोटा है पैसेज। सॉइल इन विच nearly all our food grows is a living resource and that takes years to form. Yet it can vanish in minutes. Each year 75 billion tons of fertile soil is lost to erosion. ठीक है? That is alarming, and not just for food producers. Soil can trap huge quantities of carbon dioxide in the form of organic carbon, prevent it from escaping into the atmosphere. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सॉइल है, सॉइल पे नियरली मतलब लगभग सारा फूड जो होता है वो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है। सॉइल डेवलप होने में कितना, बहुत सारे साल लग जाते हैं ये बता रहा है पैसेज, लेकिन उसको वैनिश होने में मतलब उसको खत्म होने में कुछ ही मिनट लगते हैं, मतलब मिनटों में खत्म हो जाती है। तो ऐसे बता रहे हैं कि 75 बिलियन टन जो फर्टाइल सॉइल होती है जिसपे हम फूड ग्रो करते हैं, ऐसी सॉइल जो होती है हर साल इतनी सॉइल इरोजन होती है 75 बिलियन टन, ये बता रहा है। और ये बहुत अलार्मिंग है, नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर, मतलब ये फार्मर के लिए नहीं, बल्कि मतलब सॉइल ट्रैप करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कार्बन जो बोला मैंने अभी बोला आपको, CH4 भी होता है, मीथेन भी होता है, इसमें CO2 होता है, तो इसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है एटमॉस्फेयर में आने से। तो ये बता रहे हैं, मतलब ये पूरा टॉपिक आपको लगता है कि ये फूड इनसिक्योरिटी के बारे में बता रहा है या फिर पूरे दुनिया में इनसिक्योरिटी हो रही है ये बता रहा है क्या पूरा पैसेज? पूरे पैसेज का फोकस यही है कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकती है सॉइल, ये बताया रहा है पूरा पैसेज। आपको पैसेज समझ में आना बहुत जरूरी है, पूरी मतलब उसका कर्क समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी, ये तो गलत है, वैसे भी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रही थी, वैसे भी गलत है। ये सॉइल इरोजन इज अ मेनली एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड एक्टिविटी कहीं पे मेंशन भी थी, कहीं पे भी नहीं, तो ये तो गलत ही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो सेकंड है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं थोड़ा धीरे इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको समझ में एक बार आने लगे तो आप 1.5 के स्पीड से देख सकते हो वीडियो, ऐसे नहीं कि 1 के स्पीड से मत देखना, 1.5 के स्पीड से देख लेना। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चंस अपने आप से, अगर गलत होता है तब जाके आपको ये देखना चाहिए। और मैंने बोला है आपको पैसेज पूरे मतलब सारे पैसेज आपको आना जरूरी नहीं, जहां पे आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अजम्पशन का क्वेश्चन है ये। अजम्पशन के क्वेश्चन में यहाँ पे अजम्पशन 3 अजम्पशन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। जो इनइक्वालिटी है उसका एकमेव रीजन क्या है? इकोनॉमिक पावर। हो सकता है क्या ऐसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे तो ये ओनली की वजह से ये यहाँ पे अगर मतलब ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर 1 को एलिमिनेट कर दो ना तो आपका सीधा आंसर भी आ जाता है। तो ये मैंने पहले इसमें किया, लेकिन हमें पैसेज पढ़ना है, देखना है पैसेज। तो पैसेज में बोल रहा है कि इनइक्वालिटी इज विजिबल इवन स्टैटिस्टिकली मेजरेबल इन मेनी इंस्टेंसेस बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स इट इज इनविजिबल एंड नॉट मेजरेबल। तो ये बोल रहा है कि भले ही लोग स्टैटिस्टिकली मेजर कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल में, लेकिन हम जो इकोनॉमिक पावर है जहां से ड्राइव्स होती है वो इनविजिबल होती है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स हम देख सकते हैं क्या?
ठीक है। सो पावर इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। जो पावर होती है वो इनइक्वालिटी की ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल है, be it of income, wealth, gender, race, religion, and region. So its effects are seen in a pervasive manner in all spheres, but the ways in which economic power pools and tilts visible economic variables remain invisibly obscure. देखो यहाँ पे तो ये एब्सोल्युटली गलत है कि इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। ये तो बोला ही नहीं है पैसेज में, तो ये वैसे भी हमारा गलत हो जाता है। ये गलत हो जाता तो हमारा आंसर भी आ जाता है। इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स इनकम वेल्थ रीइंफोर्स पावर बोला गया नहीं है वहां पे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी ये बोला है क्या वहां पे? इनकम है, वेल्थ है, रीइंफोर्स पावर है, नहीं बोला गया है। ठीक है। सो इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स देन बाय डायरेक्ट एम्पिरिकल मेथड्स। जैसे कि स्टैटिस्टिकल मेजर कर सकते हैं कुछ इंस्टेंस में, ये बोला गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जब इम्पैक्ट होता है, जब इफेक्ट होता है, तो हम उसको समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही है पैसेज में भी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाता है? 3 ओनली। ठीक है। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है। आपकी स्पीड पे ध्यान देना। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको वहां पे टाइम कम मिलेगा। काफी लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो हार्डली 25 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे आपका सीसैट नहीं निकलेगा। एक्चुअल पासिंग के लिए आपको 29 क्वेश्चन करेक्ट आने चाहिए आपके आउट ऑफ 80। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है बिल्कुल बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करके सॉल्व करना। देख लेना कि एक पैसेज पढ़ने में उसका आंसर देने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को 5 मिनट लग सकते हैं, किसी को 4 मिनट लग सकते हैं, किसी को 3, किसी को 1, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। पूरा पेपर सॉल्व करके देखो। PYQ अवेलेबल है, ऑनलाइन है, आप डाउनलोड कर लो, किसी भी साल के कर लो। टाइम मैनेजमेंट 2:30 बजे से होता है ना हमारा पेपर 5 से 30। तो इस टाइम में आप अपना पेपर लगा के देख लेना कि कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, राइट। और जो इजी टॉपिक है मैथ के, रीजनिंग के, उसको अच्छे से करके जाना कि वहां पे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कल टॉपिक दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाके देख लेना। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे या मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। ठीक है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सबका क्लियर होना चाहिए। जो मेहनत करते हैं वो लोगों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। बस प्रैक्टिस करते रहिए, डरिए मत बिल्कुल। ये पहले आप याद रखना, माइंड में रख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर क्लियर हो नहीं हो, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डरोगे ना आप, जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है। खुद को इतना समझा लो कि हमने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तो ट्राई भी नहीं करते हैं, हम एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर आप अनहैप्पी हो ना, तो आपसे जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है। तो अगर किसी का क्लियर हुआ है ना, तो उसका मत देखो। अब जो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं उनको देखो कि हम इतने तो अच्छे हैं कि एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। 1.5 के स्पीड से आप ये वीडियो देख लेना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।